हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और इस चैप्टर में हम लोगों ने अब तक बहुत सारी डिफरेंट फेनोमेनन देखी, बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशंस देखे। नाउ we are going to see आइडेंटिटी नंबर 8। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में आइडेंटिटी नंबर 8 एक्सप्लेन की थी बच्चों, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से उसमें आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं इस पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं और कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आप जो वहां पर क्वेश्चंस सॉल्व किए हमने, वो आपको इजीली आ जाएंगे, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको वो वीडियो भी समझ में आ जाएगा। वहां पर सिर्फ वॉइस का प्रॉब्लम था, जो भी मैंने लिखा है वो आपको शायद समझ रहा होगा बच्चों। तो ठीक है, तो वीडियो देखते हैं हम लोग अभी क्या क्या है इस आइडेंटिटी 8 में, क्या खास बात है। तो अब तक हमने जितनी भी आइडेंटिटीज देखी थी, पहले हमने स्क्वायर की आइडेंटिटी देखी बच्चों, आइडेंटिटी नंबर 1 और आइडेंटिटी नंबर 2। उसमें हमने a प्लस बी होल स्क्वायर और दूसरी आइडेंटिटी में हमने a माइनस बी होल स्क्वायर देखा। थर्ड आइडेंटिटी भी स्क्वायर टाइप की ही थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उसके बाद हमने फोर्थ और फिफ्थ आइडेंटिटी बच्चों क्यूब की देखी, जिसमें x प्लस वाई होल क्यूब पढ़ा था और x माइनस वाई होल क्यूब, ऐसे दो आइडेंटिटी पढ़ी। उसके बाद हमने फोर्थ आइडेंटिटी हमने एक पढ़ी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो उसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स ए बी, ऐसे भी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी। तो टोटल हमारे पास 6 आइडेंटिटीज हो गई थी। इसके बाद हमने 7 नंबर की आइडेंटिटी, जिसमें हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर देखा बच्चों, 3 टर्म का स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से हो रहा था। तो अब हमें क्यूब के भी टर्म पता होने चाहिए। अब 3 अगर क्यूब में रहते, अगर क्यूब का टर्म है, जैसे देखो यहाँ पर 3 टर्म है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो ये आइडेंटिटी हमें समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है आइडेंटिटी नंबर 8। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, अगर ऐसा टर्म हमें कहीं मिल जाए तो हमें उससे सॉल्व कैसे करना है, या वो फैक्टराइज कैसे होगा बच्चों। तो उसका फैक्टराइजेशन आएगा, पहला ब्रैकेट आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बच्चों इसको आपको याद कैसे करना है, देखो क्यूब, जब भी ये टर्म आई हमारे पास में, कौन सा टर्म आना है, देखो एक्स क्यूब है, वाई क्यूब है और जेड क्यूब है। उसके साथ में ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइनस 3xyz आना ही चाहिए। तो उसका आंसर क्या आएगा, इक्वल्स टू ये जो टर्म है, तीनों टर्म xyz आएगा मल्टीप्लाइड बाय ये पूरा टर्म। अब ये जो टर्म है, इसको देखो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की तरह ही दिख रहा है। देखो अगर जब हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लिखते थे तो इसका आंसर क्या आता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरीके से होता था। हमने ये देखा आइडेंटिटी नंबर आई थिंक 7 में शायद दी, हमने देखा है 6 या 7 में। ओके, नाउ यही यूज करना है। बस देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं लगे हैं, दिख रहा है 2 लगे हैं यहाँ पर 2 नहीं है, प्लस दिस इज प्लस एंड दिस वन इज इन माइनस। बात समझो, क्लियर। Now we will solve this question example 25. Yesterday in last video I haven't solved this question number 25. लास्ट वीडियो में मैंने 25 सॉल्व नहीं किया था बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन से समझते हैं इस आइडेंटिटी को हमें यूज कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? ओके, चलो, ये आपके एनसीईआरटी का सॉल्व्ड क्वेश्चन 25 है, एक्सरसाइज 2.5 के ऊपर दिया हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो बच्चों यहाँ पर क्या हम चेक करेंगे, देखो कोई भी हमारा पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है तो वहां पर हम सबसे पहला क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या हम इसमें कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं बच्चों। तो देखो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब नहीं है, तो 3 क्यूब है और लास्ट में xyz जैसा दिख रहा है। तो आप थोड़ा सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा इसमें हमें आइडेंटिटी नंबर 8 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, आइडेंटिटी नंबर 8। तो हमारी आइडेंटिटी नंबर 8 क्या है, सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। तो क्या है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इतनी बात समझी। तो बच्चों आइडेंटिटी हमें पता है, तो हमें x, y और z की वैल्यू पता करनी पड़ेगी कि x क्या है, y क्या है और z क्या है। कैसे पता करेंगे बच्चों, देखो हमारा पहला टर्म एक्स क्यूब है, तो ये टर्म हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, तो मैं उसको एक्स क्यूब के जैसा इक्वल कर दूंगा। कैसे करूंगा, तो हमारा एक्स क्यूब होगा
देखो ये एक्स क्यूब है बच्चों, ये जो 8x क्यूब है असली में वो x का क्यूब है, तो इसमें से मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब ये देखो, अगर मैं इसमें से क्यूब हटाता हूँ तो ये x क्यूब है और ये है 2x का क्यूब बच्चों। किसका क्यूब है ये? 2x का क्यूब है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? x की वैल्यू हो जाएगी 2x। बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू क्या हो गई? 2x। x की वैल्यू 2x की हुई। देखो बच्चों, हमारा पहला टर्म क्या था? 8x क्यूब, मतलब वो x का क्यूब है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू पुट करनी है बच्चों। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैंने x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की? 8x क्यूब को मैंने x क्यूब रख दिया। 8x क्यूब का मतलब 8 किसका क्यूब होता है बच्चों? 2 का क्यूब होता है। 2 2 4, 4 2 8 और x का क्यूब होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा x क्यूब इज इक्वल टू 2x का क्यूब। तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल टू बचेगा 2x। बात समझ में आ रही है? चलो अब हम y के लिए बात करते हैं। तो देखो y के लिए ये तो क्यूब है डायरेक्टली, तो y क्यूब इज y क्यूब। तो देखो क्यूब क्यूब कट जाएगा, y की वैल्यू y ही आ जाएगी हमारे पास में। कोई डिफिकल्टी इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें। y क्यूब इज y क्यूब, तो y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू कितनी होगी? y होगी बच्चों। चलो इसके बाद हम बात करेंगे z क्यूब की। तो z क्यूब जो है हमारा, z क्यूब देखो यहाँ पर ये है, तो z क्यूब इज इक्वल टू 27 z क्यूब। तो देखो z क्यूब है 27, किसका क्यूब होता है बच्चों? 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो मैं लिखूंगा 3 और z किसका क्यूब होता है? सिर्फ z का। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ उसको? देखो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो 3z का क्यूब, 3z का क्यूब मतलब 3z का क्यूब क्या होता है बच्चों? देखो क्या होगा इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा? 3z मल्टीप्लाइड बाय 3z मल्टीप्लाइड बाय 3z। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाएगा और z इंटू z हो जाएगा z क्यूब। बात समझो बच्चों अच्छे से। तो हमारी z की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर? 3z। तो देखो हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया। हमें बस अब ये x y z की वैल्यू इस पॉइंट पर पुट करनी है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो तो ये लिखेंगे आप सबसे पहले 8x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 27 z क्यूब माइनस हमारे पास है 18xyz। अब देखो पहले आपको इसको लिखना पड़ेगा फॉर्मेट में। कैसे? 8x किसका क्यूब है? 2x का क्यूब है। y किसका क्यूब है? y का क्यूब है। 27z किसका क्यूब है? 3z का क्यूब है। अब देखो ये हो गया हमारा ये फॉर्मेट, x क्यूब प्लस y क्यूब इतना आ गया बच्चों। लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये -3xyz है या नहीं है बच्चों। ये याद से चेक करेंगे कि ये -3xyz है या नहीं। अगर नहीं है तो आपकी आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। तो इसको चेक कैसे करेंगे? देखो आइडेंटिटी में 3 पहले से ही है, तो मैं 3 यहाँ पहले से लिख देता हूँ। बात समझ में आई? 3 पहले से है ना यहाँ पर, तो 3 पहले से लिख दिया। फिर क्या है? x। फिर क्या है? x। तो हमारा x क्या आया था? 2x, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2x। फिर क्या है बच्चों? y। तो y क्या है हमारा? y तो y ही है। और फिर लास्ट में है z, तो z की वैल्यू कितनी आई हमारी? 3z। बात समझो? ओके। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 xyz आ रहा है। 18 xyz माइनस तो पहले से था, तो बराबर हमारी यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी। और इसमें हम आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे? ये आंसर निकालेंगे। तो x पहला ब्रैकेट में क्या आता है? x प्लस वाई प्लस जेड। तो x क्या है? देखो 2x, y क्या है हमारा? y प्लस z क्या है? 3z बच्चों। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। बात समझिए? दूसरे ब्रैकेट में देखो मैं एक स्टेप में ज़्यादा लिखता हूँ। दूसरे ब्रैकेट में हम क्या करते हैं? x स्क्वायर। तो हमारा x क्या है बच्चों? x है हमारा 2x, तो 2x का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, प्लस y। तो y क्या है हमारा? y तो y ही है, तो y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो z क्या है? 3z का स्क्वायर। बात समझी बच्चों? किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके आगे हमारे पास आता है -xyz। देखो इस ब्रैकेट का आगे का टर्म लिख लो -xy, x इंटू y। तो x क्या है बच्चों हमारा? 2x इंटू y क्या है? y माइनस yz। तो y क्या है हमारा? y और z क्या है? 3z। समझ रहा है या नहीं समझ रहा? ओके। और इसके आगे क्या आएगा फिर हमारे पास में? इसके आगे हम क्या लिखेंगे? फिर बचा हमारा zx। तो z क्या है बच्चों? -3z इंटू x भी है हमारे पास में। तो x क्या है हमारा? देखो यहाँ पर 2x। ठीक है, हमारा ब्रैकेट फिर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस जगह बना लेता हूँ। आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास में? देखो ये टर्म मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x प्लस y प्लस 3z। इतना समझ में आ गया?
ये तो वैसा का वैसा आएगा। अब देखो ये जो बड़ा ब्रैकेट था उसको मैं छोटा ब्रैकेट बना देता हूँ, क्योंकि अब हम सारे टर्म सॉल्व करने वाले हैं। 2x का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 2x का स्क्वायर क्या होगा? 2x इंटू 2x मतलब क्या होगा? 4x स्क्वायर। व्हाट इट विल बी? 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4x स्क्वायर, ये टर्म हो गया, प्लस y स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही होगा, प्लस 3z का स्क्वायर, बोलो 3 3 से 9, और z का स्क्वायर z स्क्वायर, माइनस अब ये टर्म आएगा, ये टर्म हो गया 3z 9z स्क्वायर। अब ये देखो माइनस था तो माइनस लिखा, 2 1 जा 2 xy, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2xy, यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पे आएगा माइनस 3yz, यहाँ पर आएगा माइनस 3 2 जा 6xz, या zx लिखो, कोई भी रहेगा चलेगा, ठीक है। ब्रैकेट देना जरूरी है वहां पर, क्योंकि ये पहला ब्रैकेट हुआ, वो सेकंड ब्रैकेट, तो ब्रैकेट स्टार्ट किया था तो ब्रैकेट कंप्लीट करना जरूरी है। बात समझ में आ गई? और ये हमारा हुआ आंसर। बात समझिए, बड़ा ही सिंपल तरीका है। क्या किया हमने? सबसे पहले हमने चेक किया कि ये आइडेंटिटी लगेगी हमें, उस आइडेंटिटी से हमने एक्स वाई जेड निकाला। एक्चुअली ये जो स्टेप मैंने यहाँ पर किया है, ये वाला स्टेप, ये स्टेप आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है कि आपको जो चेक करना है कि आइडेंटिटी लगने वाली है या नहीं, ये आप पहले सॉल्व करेंगे, फिर आपको जब समझ में आएगा कि आइडेंटिटी लगने वाली है तो आप फिर ठीक है, अब जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की पहले वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही करो, एक्स वाई जेड की वैल्यू पहले निकालो, फिर चेक करो कि हमारी आइडेंटिटी इसमें लगती है नहीं। तो चेक कैसे करेंगे, देखो यही फॉर्मेट में लाके देखेंगे, माइनस 3xyz आना चाहिए, माइनस 3xyz आ रहा है, ये वैल्यू बराबर आ रही है, तो फिर हम आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान तरीका था, सिंपल तरीका है। ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फिर भी कोई डिफिकल्टी हो, परेशानी हो तो क्या करेंगे आप कमेंट में बता देंगे, ठीक है। एंड पसंद आ रहा है तो क्या करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके चलो, अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 का 14th क्वेश्चन। देखो बच्चों, बीच में जो क्वेश्चंस आए थे मैंने कल सॉल्व किया था, फिर भी अगर आपको उन क्वेश्चंस में डाउट होगा, क्योंकि मेरी वॉइस बराबर नहीं आ रही, क्लियरली नहीं आ रही, अगर आपको उन क्वेश्चंस में डाउट है तो आप कमेंट में बताओ पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन में डाउट है, तो मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो मैंने कल नहीं किया था वही क्वेश्चन मैं आज सॉल्व करके दे रहा हूँ। ये हमने क्या किया था कि एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया था कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, तो हमारे आइडेंटिटी क्या बन जाती है। देखो अगर मैं यहाँ पर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 पुट कर दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं, इसको मैं 0 पुट कर दूं तो 0 इंटू ये जो ब्रैकेट है पूरा, तो पूरा आंसर 0 आएगा। तो ये टर्म इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर कौन सी कंडीशन, व्हेन x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। तो ये 3xyz इस साइड आके प्लस हो जाता है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पर, इफ मैं लिख भी देता हूँ, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बात समझ में आ रही है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz कैसे हुआ, ये पूरा टर्म 0 हो गया। अगर ये देखो, ये अगर 0 होगा तो ये पूरा टर्म 0 होगा बच्चों, यहाँ पर 0 आ गया, ये प्लस ये माइनस है, इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 आता है या नहीं आता। तो चलो चेक करते हैं, हमारा x प्लस वाई प्लस, ये हुआ हमारा x, ये हुआ हमारा y, ये हुआ z। तो चलो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, और आई थिंक ये 0 ही आता है। आप प्लस करके देखेंगे 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। क्वेश्चन में देखो ना, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब निकालना है। तो आंसर क्या आता है हमारा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब क्या आएगा, इज इक्वल टू 3 इंटू क्या आंसर आने वाला है, 3xyz। तो x क्या है हमारा, x क्या है 28, तो 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। बात समझ में आ रही है? तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा आने वाला है, तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ओके, क्या कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, अब मैं यहाँ पे नहीं लिखता, डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। आप इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, बस देखो यहाँ पर ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं इसको कर लेता हूँ 3 15 45 इंटू 28 इंटू 13। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो, ठीक है। क्या आंसर आता है इसमें, कितना आंसर है, फाइनल आंसर कितना दिया है,
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टाइम जाएगा, तो बेटर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आप इसका मल्टीप्लाई करके इसमें आंसर क्या आता है वो आप कमेंट में बताएंगे मुझे। इसका आंसर मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इट इज अ मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई पॉलिनोमियल नहीं बताना है, तो मल्टीप्लाई करके आप मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे बच्चों। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो फिर 9th क्लास में क्या कर रहे हैं बच्चे आप लोग, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आप सीख लेंगे पहले, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने आइडेंटिटी 8 को फिर से थोड़ा सा रिवाइज किया। फिर भी अगर कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, हम देखेंगे कि उस पर और कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब ये आइडेंटिटी 8 खत्म हुई, अब हम एक्सरसाइज को खत्म करने जाते हैं और साथ में ही चैप्टर को खत्म करने के लिए कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसको लिखेंगे और लिखने से भी पहले आप क्या करेंगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आइडेंटिटी नंबर 8 देखी, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो अब हम चलते हैं इस चैप्टर के एंडिंग की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 हो जाएगा हमारा 2.5 का। तो 2.5 क्वेश्चन आप 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। पूरे एक्सरसाइज में फैक्टराइज या फिर एक्सपांड ऐसे ही क्वेश्चन थे या वेरीफाई क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों स्पेशल क्वेश्चन दिया है। स्पेशल मतलब बस वर्ड प्रॉब्लम दिया है, थोड़ा सा एकदम छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम, कि वहां कहा गया है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, कि आपको लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन निकालने। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है बच्चों, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का मुझे, स्क्वायर या रेक्टेंगल है, तो मुझे इसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है, लेंथ और ब्रेथ। तो आप, बट आपको दिया क्या है क्वेश्चन में, तो आपको दिया हुआ है एरिया। आपको क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, उसमें से आपको लेंथ और ब्रेथ निकालना है। तो एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बात समझ में आ रही। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या कहा है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसके फैक्टर निकालो। देखो लेंथ इनटू ब्रेथ, देखो ऐसे जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर। तो इसका मतलब इन पॉलिनोमियल्स का आपको फैक्टर निकालना है। और जब मैंने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस किया था बच्चों, तब मैंने आपसे कहा था कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसके जितने पावर होते हैं, उसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है, उतने फैक्टर बनते हैं। बताया था कि नहीं बताया था। तो देखो इनमें 2 पावर है, तो इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर बनेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें पावर 3 है, तो वहां पर आपको 3 फैक्टर मिलेंगे। बात समझो अच्छे से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, 25a² - 35a + 12। क्या मैं यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ? देखो 25 स्क्वायर बन सकता है, लेकिन 12 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या मैं यहाँ पर और कोई चीज अप्लाई कर सकता हूँ? कोई और चीज अप्लाई कर सकता हूं बच्चों? तो हमें देखो सबसे सिंपल, कोई भी फैक्टराइजेशन यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें जब इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, अब तक आपने जब भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व किया उसमें फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं लिख रहता था, फर्स्ट टर्म आप ब्लैंक कर देते थे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर फर्स्ट टर्म मतलब x² में, मतलब जो भी हमारा क्वाड्रेटिक टर्म है उसमें अगर कोई कोएफिशिएंट है, देखो 25 कोएफिशिएंट है वहां पे, तो ये 25 × 12 करना पड़ेगा, 25 × 12। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके फैक्टर निकालना जरूरी है। तो चलो मैं इसके फैक्टर निकालता हूं। कैसे फैक्टर आएंगे? इसके फैक्टर निकालने तो मुझे कैसे आएगा बच्चों? चलो 2 से लेता हूं, तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, ये 6 हो गया, फिर से 2 से डिवाइड होता है, यहाँ पर आएगा 3, अब ये 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 1, अब ये 25 देखो 5 से डिवाइड होता है, ये 5 1 से डिवाइड होता है। देखो ये हुए हमारे फैक्टर। बात समझो कि जो फैक्टर हम क्या करते हैं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, और इनके मल्टीप्लिकेशन से जो भी हो, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, इतने पूरे फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में आने चाहिए। और डिवाइड किसको करते हैं, स्प्लिट किसको करते हैं? -35 को स्प्लिट करते हैं, -35 को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि उसका प्लस -35 आता है। बात समझ में आ रही है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है कि मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते कि वो दो नंबर में स्प्लिट होगा, उनका प्लस 30, जो बीच का टर्म है मिडिल टर्म है वो बनेगा, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट ये बनना चाहिए, ये जो टर्म आए हमारे। तो देखो हम कैसे 35 कैसे लाए। देखो 35 लाने के लिए देखो थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा बच्चों। देखो ये 2 5 क्या होगा 10, 2 5 10 होगा बच्चों। और अगर हम ध्यान दें यहाँ पर थोड़ा सा, तो 3 2 6, 6 5 30, तो उसमें नहीं आ रहा है, तो
एक और बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि हमारा जो प्रोडक्ट है देखो 25 और 12 ये प्लस में है, हमारा प्रोडक्ट है प्लस में, तो सारे प्रोडक्ट प्लस में, तो ये जो -35 हमको दो प्लस में लाना है। ये जो आने वाले आंसर वो दोनों माइनस होने वाले हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस करके 35 आएगा और माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस आता है, तो प्रोडक्ट हमारा प्लस है। देखो ये दोनों प्लस है, तो प्रोडक्ट प्लस आना चाहिए, मतलब फैक्टर प्लस आने चाहिए। तो कैसे करेंगे, उसको प्लस लाना है, तो देखो मतलब इनका एडिशन करना है, किसी तरीके से हमको एडिशन करना है बच्चों। तो क्या होगा, देखो चलो इसको ट्राई करते हैं। 5 5 25। अब ये ट्रायल एंड एरर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसी टेक्निक है, ट्रायल एंड एरर। ये 25 हुआ और ये 12 हुआ, तो 25 और 12 में फिर से 24 और 12 में नहीं बनता है बच्चों। ये क्या और तरीका है कि हमारे पास कुछ 3 5 15, 2 2 4, 4 5 20। देखो इसमें बनता है बच्चों 20 एंड 15। अगर मैं 20 और 15 लेता हूँ बच्चों, तो 20 प्लस 15 35 होता है, और ये जो प्रोडक्ट है 20 इंटू 15 में आएगा। देखो फैक्टर हमने पूरे ले लिए, 2 2 4, 3 5 15 बच्चों, समझ में आ रहा है क्या, और 4 5 20, तो फैक्टर्स पूरे हो गए हमारे। इसका आप फैक्टराइजेशन करोगे इन दोनों का, तो यही फैक्टर मिलेंगे। समझ में आ रहा है बात, समझ में। तो क्या किया हमने, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई का आंसर हमें नहीं मिलने वाला, मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर नहीं मिलने वाला, हमें सिर्फ फैक्टर्स चाहिए। तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए। फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करना है, 35 को स्प्लिट करना है। क्या करना है, 35 को स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका एडिशन -35 है, तो -20 -15 प्लस हो जाता है, माइनस माइनस, तो 20 प्लस 15 35 होगा, लेकिन साइन क्या आएगी, माइनस आएगी। और अगर मैं -20 इंटू -15 करता हूँ, तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 300। बात समझ में आ रही। 12 इंटू 25 भी जो हमने बोला था कि 25 इंटू 12 करना है, इसका भी आंसर 300 ही आता है बच्चों, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलो अब हम इसको यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे आएगा इसका आंसर, देखो 25 a² वैसा का वैसा, इसको हमने स्प्लिट किया है दो पार्ट में, तो क्या आएगा -20a। देखो अब ये 35 था, अब यहाँ पर a है, तो यहाँ पर भी a लगेगा और यहाँ पर भी a लगेगा। बात समझ में आ रही है। 20a माइनस क्या है 15a प्लस 12, इतनी बात समझ में आई, कोई डिफिकल्टी। स्टेप समझो, पहला और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है, उसके फैक्टर निकालना है, उसके फैक्टर ऐसे अरेंज करना है कि मिडिल टर्म का प्लस आना चाहिए। बात समझ में आई। तो अलग अलग तरीके हमने इस पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बच्चों। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो चेक कर लेना। और फिर भी आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट में बताना, सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के आप कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर दें। तो चलो अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम ग्रुपिंग करके कॉमन टर्म निकालते हैं। ग्रुपिंग करके कॉमन टर्म निकालते हैं, जो कि आपने 8वीं में 8th क्लास में सीखा था। यू लर्न दिस वन इन 8th क्लास। सो व्हाट विल टेक कॉमन फ्रॉम दिस टू टर्म, इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकालेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, दिख रहा है। ये 25 है, ये 20, 25 और 20 शायद 5 के टेबल में आते हैं कि नहीं आते। तो मैं 5a कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकालूंगा, इन दोनों में से मैं 5a कॉमन निकालता हूँ। 5a अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो 5 बचेगा, 5 5 25, और a² में से a निकाला तो बचेगा a। समझ में आया। देखो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 5 25 होता है, a इंटू a² बराबर हो गया। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब देखो माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा, 20 में से 5 डिवाइड करना है तो 4 बचेगा, 5a - 4 बच गया। a था, a मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर। अब देखो इसमें देखो क्या है, इसमें यहाँ माइनस साइन है तो मैं माइनस निकालूंगा। और देखो इन 15 और 12 3 के टेबल में आते हैं तो मैं 3 कॉमन निकालूंगा बच्चों। तो 15 3 5 15 होता है 5a, क्योंकि a हमने बाहर नहीं निकाला तो a अंदर आ गया। और देखो साइन कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे देखो मैंने माइनस बाहर लिख लिया ब्रैकेट के, मैंने माइनस बाहर लिख दिया। पहले तो ये टर्म माइनस था, देखो बच्चों अंदर देखो माइनस नहीं है प्लस लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा है तो साइन चेंज हो जाती है। तो ये माइनस का हो गया प्लस, अब ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -4। देखो अब आपको दो टर्म कॉमन दिख रहे हैं, तो मैं 5a - 4 को वापस कॉमन निकालूंगा। यहाँ से क्या बचेगा 5a, यहाँ से क्या बचेगा -3। बात समझ में आ रही। ये हुआ हमारा आंसर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस आर, जो एक्सप्रेशंस पूछे थे वो है 5a - 4 एंड 5a - 3। बात समझी। ये एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होगा। बात क्लियर हुई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। देखो वहां पर फिर से 35 और 12 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 35 और 12। देखो यहाँ पे बीच का टर्म माइनस था और लास्ट टर्म प्लस था, यहाँ पर बीच का टर्म प्लस है
और पहला और लास्ट टर्म में माइनस दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम वहाँ पर, तो हम यहाँ पर मैं इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो 35 इंटू -12 करना पड़ेगा बच्चों, 35 इंटू -12, तो 35 इंटू -12 करते हैं तो जब भी माइनस रहता है तो एक -1 तो इसका फैक्टर बन जाएगा, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया और -1 इसका फैक्टर, मतलब मुझे -1 लेना ही पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पर कैसे करूँगा, 2 से जाएगा ये 35 इंटू ये हो जाएगा 6, 2 से जाएगा 35 इंटू ये हो जाएगा 3 से जाएगा 35 इंटू 1। अभी देखो ये 7 से आता है, या सॉरी पहले 5 से करते हैं इसको, 5 हो जाएगा 7 ये 1। बात समझ में आई? तो हमारे पास फैक्टर कौन से हो गए देखो, -1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो बच्चों आपको बीच में 13 लाना है, क्या लाना है 13, और हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट माइनस में है, इसका मतलब हम जो स्प्लिटिंग करने वाले उसमें से एक माइनस आएगा, मतलब मुझे स्प्लिट करना है 13 को, कि 13y का जो 2 टर्म आने वाले हैं उसमें से एक माइनस आएगा बड़ा। अब देखो वो भी देखते हैं, तो 13 लाना है मुझे, कैसे लाए 13 हम यहाँ देखो 2 2 ज़ा 4, 13 लाना है हमें, ध्यान में रखो हमें क्या लाना है 13, 4 7 ज़ा 28, 15, तो 28 -15 होता है 13 होता है। तो क्या किया मैंने, देखो किस तरीके से आपको फैक्टर ढूंढना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बड़ा था, अब तक आपने इस तरीके के बड़े स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं सॉल्व किए, आपने 8th क्लास में बहुत छोटे छोटे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व किए थे, लेकिन आपको ऐसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से पूरा चैप्टर है बच्चों, वहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, और वहां पर बहुत सारे चैप्टर में आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करने वाले हो, तो ये आपको आना ही चाहिए। बात समझ में आ रही? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट में बताओ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, पहला टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, उसके फैक्टर निकाल दिए। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा बच्चों। फिर मैंने फैक्टर निकाले, उस फैक्टर को मैंने ऐसे अरेंज किया कि हमारा 13 आना चाहिए। तो 13 कैसे आएगा, देखो ये फैक्टर तो मुझे मिल गया, इसको मैं लिख सकता हूँ -28 इंटू, इन फैक्टर को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, कैसे लिख सकता हूँ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ -28 इंटू 15, या फिर इसी को मैं लिख सकता हूँ 28 इंटू -15। इस दो तरीके से लिख सकता हूँ बच्चों, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखना ही पड़ेगा। और हमें लाना है 13, तो मैं अगर मैं लिखता हूँ -28 प्लस 15 तो क्या आएगा, यहाँ पर तो -13 आ जाएगा, और मैं लिखता हूँ 28 - 15 तो क्या आएगा 13। तो कौन सा चीज सिलेक्ट करेंगे हम, अरे अगर मैंने 28 को माइनस लगाया होता तो -28 प्लस 15 आता तो -13, तो हमारा तो यहाँ प्लस है, तो हमें दूसरा लेना पड़ेगा 28 - 15 वाला। तो 13 का एक आएगा 28 और एक आएगा 15। चलो हम इसको स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो बच्चों ये सब रफ का पोर्शन है, ध्यान में रखना, ये जो मैंने किया है ये सब रफ में आएगा। अब चलो मैं यहाँ लिखता हूँ 35y² प्लस 13 को मैंने डिवाइड किया 28 और 15 में, तो 28y माइनस 15y माइनस 12। अब देखो ये ग्रुप बन गए, पहले वाले में से 7y कॉमन निकलता है, क्या कॉमन निकलता है 7y कॉमन निकलता है। दूसरे वाले में से देखो -3 कॉमन निकलता है। ध्यान से देखो बच्चों, बड़ा ही आसान है, पहले वाले में से 7y कॉमन निकलता है, यहाँ पर बचेगा 5y प्लस यहाँ से भी बचेगा 7, 4 × 20 होता है। बात समझी, सिर्फ 4 बचेगा क्योंकि y मैंने बाहर निकाल दिया था। अब यहाँ पर मैंने 3 कॉमन निकाला, 3 5 और y तो अंदर ही है, माइनस नहीं आएगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाला है, यहाँ पर आएगा प्लस। देखो बच्चों मैंने माइनस बाहर निकाला है, बात समझो, मैंने माइनस बाहर निकाला तो इसका माइनस का प्लस हो गया, तो ये माइनस भी प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो 5y प्लस कॉमन निकल रहा है, 5y + 4, और दूसरा क्या आ रहा है 7y - 3। बात समझी, ये हुआ हमारा आंसर। और इसमें भी लिखना पड़ेगा, सो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशंस आर 5y + 4 and 7y - 3। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको महारत लानी है, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर फिर भी डिफिकल्टी आती है तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के स्पेशल क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको आप जल्दी से नोट करेंगे और हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। वो भी ऐसा ही बच्चों, इससे भी सिंपल है, उसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, पर पहले इसको नोट करेंगे और लिखने से पहले लिखने के साथ साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूरी है बच्चों।
ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 2.5 का भी लास्ट क्वेश्चन। बड़ी खुशी हो रही है बच्चे लोगों को पता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज कुछ ज्यादा ही लंबी थी बच्चों। लंबी मतलब ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। समझो इंपॉर्टेंस, इतनी बड़ी एक्सरसाइज दी है मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है? चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ही है। यहां पर बस क्या कंडीशन है कि आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना है। लेंथ ब्रेथ हाइट के लिए आपको वॉल्यूम दिया है बच्चों। क्या दिया है? वॉल्यूम। तो आप अगर याद करोगे कि आपने क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था, ऐसा क्यूबॉइड होता था, पढ़ा था 3 डायमेंशनल क्यूबॉइड इस तरीके से। तो इसमें होता था लेंथ ब्रेथ और हाइट इस तरीके से होता था। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालते थे आप? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बच्चों। तो ये भी इस तरीके से आप फैक्टर तरीके से निकालते थे। जैसे हमने वहां एरिया में लेंथ और ब्रेथ निकाले तो वहां पे आपको सिर्फ 2 ही एक्सप्रेशन निकालना था, मतलब आपने 2 ही ब्रैकेट निकाले। बट यहां पर आपको 3 एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है और हाइट। तो समझ में आया आपको? क्वेश्चन देख के डरना नहीं है बच्चे। बहुत से बच्चों ने बोला सर इसमें क्या करना है, बहुत अलग दिख रहा है, बहुत अजीब क्वेश्चन दिख रहा है। तो करना कुछ नहीं था, सिर्फ फैक्टराइज करना था बच्चों। फैक्टराइज ही तो हम इस पूरे चैप्टर में कर रहे हैं। चलो पहले क्वेश्चन को फैक्टराइज करते हैं। देख बच्चों इतना आसान, 2 ही टर्म है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो क्यूब नहीं है तो फैक्टर कैसे 3 फैक्टर कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जितना पावर होते हैं उतने फैक्टर होते हैं। तो बच्चों इसमें पावर के हिसाब से वेरिएबल वाले सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलेंगे। देखो कैसे बताता हूं। वेरिएबल वाले 2 ही फैक्टर निकलेंगे कैसे? देखो मेरे पास है 3x² - 12x। तो बच्चों इन दोनों में से मैं सबसे पहले 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? 3। क्या कॉमन निकलेगा? 3 कॉमन निकलेगा। तो बच्चों बचेगा क्या? देखो, और 3x कॉमन निकाल दो। चलो 3x कॉमन निकाल दिया मैंने, 3x कॉमन निकाल दिया। तो बचा क्या बच्चों? देखो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर -4। ओके यहाँ पे क्या बचा? x - 4 बचा कि नहीं बचा? x - 4। अब इसको, अब इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर क्या यूज करेंगे? हमारे पास में 2 फैक्टर बन जाए। ऐसा क्या करें कि हमारे पास 2 फैक्टर हम बना ले इसको। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा हमको? यहाँ पर फिर कोई तरीका है जिससे हम इसको निकाल सके और फैक्टर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो बच्चों, एक फैक्टर हुआ हमारा 3, एक फैक्टर हुआ हमारा x, एक फैक्टर हुआ हमारा x - 4, हो गए 3 बच्चों। तो लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, कोई भी 3 फैक्टर समझ में आ रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ था ही नहीं एक्चुअली करने के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं था। अगर यहाँ पर x³ होता तो क्या करना पड़ता? हमको x कॉमन निकल के यहाँ पर x² + -4 आ जाता, तो वहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लग जाता। बट यहाँ पर वैसा नहीं है। अगर इसी की जगह पर x³ होता बच्चों, बस मैं साइड में बताता हूँ कि अगर यहाँ पर होता 3x³ - 12x, तो क्या करते बच्चों? यहाँ से आप 3x कॉमन निकलते तो बच जाता x² - 4। तो देखो x² - 4 को आप कैसे लिख सकते हो? x² - 2 का स्क्वायर। तो ये देखो a² - b² का फॉर्मूला लग जाता और ये बन जाता 3x, x + 4 और x - 4। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके लिख लो आप लोग। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझ में आया? बस x³ कर दिया मैंने उसको। तो ये हुआ हमारा आंसर। अब यहाँ पे भी आपको कैसे लिखना पड़ेगा? सो रिक्वायर्ड डायमेंशन। अब क्वेश्चन में डायमेंशन पूछा, क्वेश्चन पढ़ते जाओ बच्चों, वहां पे डायमेंशन पूछा तो रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर, ऐसे लिख देंगे 3, x एंड x - 4। बात समझी? ये हुआ हमारा आंसर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्चुअली ये तो होमवर्क देना चाहिए था आप लोगों को, पर बच्चों ये एक्सरसाइज थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूँ बच्चों। चलो तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो 12ky², देखो यहाँ पर 12ky² + 8ky - 20k। देखो बच्चों इसमें सब में k है, और दूसरा देखो कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 20 है। तो इन सब में से 12, 8, 20 किसके टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है। तो मैं 4k कॉमन निकालता हूँ, 4k बच्चों। तो ऐसे ही 4k है तो सब्सक्राइब भी 4k हो जाने चाहिए। जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स भी 4k पर पहुंच जाना चाहिए। k आ गया, बड़ा प्यारा है। तो 4k सब्सक्राइब, 4k लाइक बच्चों, जल्दी जल्दी लाइक करेंगे बच्चों, ठीक है। तो 4k मैंने कॉमन निकाला। देखो यहाँ से k बाहर निकल गया, 12 में से 4 चला गया। 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस नहीं। तो 12 / 4 तो क्या होगा? 3, यहाँ पर y² वैसा का वैसा बचेगा। बीच में देखो प्लस है, 8 में से 4 चला गया तो 8 / 4 क्या बचेगा? 2y। यहाँ से 20 का 4 चला गया तो -5, k भी चला गया था। अब देखो यहाँ पर, अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करनी पड़ेगी।
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहला टर्म और लास्ट टर्म का फैक्टर निकालते हैं। तो 3 और 5 है, 3 × -5 मतलब 15 है बच्चों, 3 × -5 15 है। और बीच में टर्म देखो क्या है, 2 लाना है। तो फिर से आंसर दिया ही हुआ है, देखो 5 और 3 आता है इसका, 5 - 3 2 आ जाएगा। और बीच में तो लेकिन बराबर हो जाएगा, देखो 5 × -3 मतलब मैं इसको लिखता हूँ -3 × 5 -15 बनेगा। देखो क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, तो ये माइनस आना चाहिए, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, माइनस। मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, देखो 3 × -5 आना चाहिए, मतलब -15 आना चाहिए। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 + -5, तो 3 + -5 लिखूंगा तो -2 आ जाएगा बच्चों, 3 + -5 लिखूंगा तो -2 आ जाएगा। और मैं लिखूंगा 5 - 3 तो आ जाएगा 2। तो मैं क्या करूंगा, 2y को स्प्लिट करूंगा 5y - 3y। बात समझ में आ रही है, 5y - 3y। चलो हम इसको, ये टर्म तो वैसा का वैसा रहेगा, 4k को वैसा का वैसा रहने दो। यहाँ पर अंदर का जो टर्म है इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाने की जरूरत पड़ेगी, स्क्वायर ब्रैकेट, 3y² वैसा का वैसा रहेगा, प्लस 5y - 3y -5। बात समझ में। अब देखो यहाँ से कैसे कॉमन निकालेंगे टर्म, पहले दोनों में से y कॉमन निकलता है, तो फर्स्ट में से y, तो 4k वैसा का वैसा, यहाँ से y सिर्फ कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा 3y + 5 बच्चों। बात समझ में आई। अब देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता, तो देखो बस माइनस साइन, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर निकालेंगे, जहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता वहां से 1 निकलता है, लेकिन हमें ये प्लस में चाहिए। देखो यहाँ पे माइनस में है, क्या प्लस में है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा -1 कॉमन और निकालूंगा 3y + 5। अब देखो बच्चों 3y + 5 3y + 5 कॉमन निकलता है, तो हमारे पास 4k तो पहले से था, वैसे ही जैसे यहाँ पर 4k है वैसे ही मेरे चैनल को भी 4k हो जाने चाहिए जल्दी से जल्दी। तो मैं 3y + 5 कॉमन निकालूंगा। देखो बच्चों बचा क्या, यहाँ पर y और यहाँ पर बचा -1। तो ये देखो हमारे पास 3 डायमेंशन मिल गए। दिस आर द रिक्वायर्ड डायमेंशंस। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटी, ये सब मिलाकर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर खत्म होता है बच्चों। तो आपको इस चैप्टर मतलब अब आपको देखो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, मैंने भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चैप्टर की समरी लिखना है बच्चों। जो चैप्टर में समरी दी है एनसीईआरटी में, वो समरी आप पूरी नोट डाउन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को हर एक सॉल्व क्वेश्चन, अनसॉल्व क्वेश्चन, इन सभी को अपने कॉपी में फिर से सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों, तभी आप परफेक्ट बनोगे। याद रखो, परफेक्टनेस इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप परफेक्ट बनते हो तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ यहाँ पर। इसके बाद हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर। ओके बच्चों, लेकिन जाने से पहले 4k याद रखेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।